गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल चेक। इंटरनल कंट्रोल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब देखिए इंटरनल चेक क्या है। इट इज़ अ सिस्टम इन विच ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलेटेड अकाउंटिंग वर्क इज़ डिवाइडेड अमंग द एम्प्लॉयज़ इन सच अ मैनर दैट वर्क डन बाय वन एम्प्लॉय इज़ एग्जामिन्ड इंडिपेंडेंटली बाय द अनदर एम्प्लॉय। कि जब काम का बंटवारा इस तरीके से होता है कि एक एम्प्लॉय का काम दूसरा एम्प्लॉय चेक करता है ना। तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इंटरनल सिस्टम। इसमें जो वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है अमंग द एम्प्लॉयज़ अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी, उनकी कैपेबिलिटी में किया जाता है। और इस तरीके से किया जाता है कि कोई भी एम्प्लॉय ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका काम उस चेक ना हो, है ना। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसके काम को चेक किया जाता है। जैसे देखो आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया है कि कोई सपोज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो वर्क ऑफ कलेक्टिंग द फीस, कि अगर जो स्टूडेंट से फ़ीस कलेक्ट की जाती है वो इस तरीके से की जाती है कि एक क्लर्क तो कॉमर्स के स्टूडेंट की फ़ीस कलेक्ट करेगा, दूसरा क्लर्क आर्ट के स्टूडेंट की फ़ीस करेगा, तीसरा क्लर्क जो है वो साइंस के स्टूडेंट की फ़ीस कलेक्ट करेगा। और उसके बाद जब अकाउंट्स में एंट्री की जाएगी, है ना, वो एंट्री करने का काम कोई और करेगा और एक क्लर्क और होगा जो कि इन तीनों की फ़ीस कलेक्ट करके उनसे डिटेल लेकर बैंक में उस अमाउंट को डिपॉजिट कराएगा। तो देखिए इस काम को कई पर्सन्स ने किया। तो अगर किसी भी पर्सन ने कोई गलती करी, कोई एरर हुआ या कोई फ्रॉड हुआ तो वो इमीडिएटली डिटेक्ट हो जाता है ना। तो इस तरीके से काम का डिवीज़न इस तरीके से किया जाता है कि हर एम्प्लॉय का काम दूसरा एम्प्लॉय चेक करे। अब इसको आप अकाउंट्स के टर्म में पे एग्जांपल दे सकते हो। जैसे सपोज़ फाइनेंशियल अकाउंट बनाने हैं, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ऐसा नहीं है कि एक ही अकाउंटेंट होगा जो जनरल एंट्री भी करेगा, लेजर में पोस्टिंग भी करेगा, सब्सिडी बुक्स भी बनाएगा, ट्रायल बैलेंस भी बनाएगा और फाइनल अकाउंट भी बनाएगा, है ना। एक पर्सन होता है जो कि जनरल एंट्री करता है प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और उसके बाद जो नेक्स्ट पर्सन होता है, नेक्स्ट एम्प्लॉय होता है, वो क्या करता है, उन एंट्रीज़ के बेस पर लेज़र में पोस्टिंग करता है। तो अगर जो लेज़र में पोस्टिंग वो करेगा, वो देखेगा कहीं ना कहीं अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उसका काम सिर्फ पोस्टिंग करने का नहीं है, उसका काम उसको चेक करने का भी है जनरल एंट्री को। तो वो देखेगा क्या ट्रांजैक्शन हुई, उसकी क्या जनरल एंट्री की गई, फिर वो पोस्टिंग करेगा। उसके बाद लेज़र में पोस्टिंग करने के बाद अगर सब्सिडरी बुक्स बनाई जाती हैं तो सब्सिडरी बुक्स में एंट्री करने वाला पर्सन लेज़र को भी चेक करेगा, है ना। नेक्स्ट सपोज़ कोई है ट्रायल बैलेंस बनाना, तो ट्रायल बैलेंस अगर बनाया जाता है तो वो लेज़र से बनाएगा, है ना। तो वो लेज़र को भी चेक करेगा और फिर ट्रायल बैलेंस बनाएगा, सब्सिडरी बुक्स को भी चेक करेगा। फिर ट्रायल बैलेंस से बनाया जाता है ट्रेडिंग P&L अकाउंट। तो जो फाइनल अकाउंट बनाए जाएंगे, फाइनल अकाउंट वाला पर्सन भी, एम्प्लॉय भी किसको चेक करेगा, ट्रायल बैलेंस को भी चेक करेगा। तो वी कैन से कि यहाँ भी एक एम्प्लॉय का जो काम है वो दूसरे एम्प्लॉय ने चेक किया। तो इसको कहा जाता है इंटरनल चेक सिस्टम, कि जहाँ पर मतलब कोई एरर ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, इसके लिए इंटरनल चेक सिस्टम फॉलो किया जाता है। आप देखिए व्हाट आर द फीचर्स, इसकी क्या फीचर्स हैं। सबसे पहला कि दिस टेक्निक इज़ एन इंटीग्रल पार्ट of complete system of internal control. Internal check is the part of internal control system, कि अगर कंपनी में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया हुआ है तो ये उसका एक पार्ट है। सेकेंड, यहाँ पर डिवीज़न ऑफ वर्क किया जाता है अमंग द एम्प्लॉयज़, है ना, फॉर मेंटेनिंग द अकाउंट्स। थर्ड, इसका फीचर है कि नो सिंगल एम्प्लॉय रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन एक अकेला एम्प्लॉय जो है वो रिकॉर्ड नहीं करता। एंड वर्क डन बाय एवरी एम्प्लॉय इज़ चेक्ड बाय द या इज़ एग्जामिन्ड बाय द अनदर एम्प्लॉय। वर्क डन बाय वन एम्प्लॉय इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू वर्क डन बाय द अनदर एम्प्लॉय, कि जो है वो उसका पूरक होता है। जब तक पहले पर्सन का काम नहीं होगा तब तक दूसरे का भी नहीं होगा। एंड इस टेक्निक का मेन पर्पस क्या है कि ऑटोमेटिक सिस्टम फॉर डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, कि अगर कोई एरर और फ्रॉड हो जाता है तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है। और इस टेक्निक में बुक कीपिंग का या अकाउंटेंसी का जो भी काम किया जाता है वो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट तक मैकेनाइज्ड किया जाता है, ताकि जो है वो इंटरनल चेक सिस्टम को फॉलो किया जा सके। अब देखिए नेक्स्ट आता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल चेक, कि इंटरनल चेक क्यों किया जाता है। सबसे पहला मेन ऑब्जेक्ट है टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड एरर, कि जो भी काम किया जाता है उसमें कोई मिस्टेक ना हो, अगर हो तो वो साथ के साथ पकड़ में आ जाए। तो फिर इसलिए जो है वो काम को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि एक एम्प्लॉय का काम दूसरा एम्प्लॉय चेक करता है अपना करने से पहले, और अगर वहाँ पर कोई भी फ्रॉड या एरर होती है तो वो इमीडिएटली जो है वो पकड़ में आ जाती है
एंड डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई एरर होती है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकारों का बंटवारा भी होता है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज़ वो भी की जाती है। तो इससे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काफ़ी सोच समझ कर काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई गलती ना हो। टू प्रिवेंट ओमिशन इन अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग में कोई भूल की अशुद्धि नहीं होती है ना, एरर ऑफ ओमिशन जो हो जाती है, क्योंकि अगर एरर एक एम्प्लॉय की पकड़ में नहीं आता तो दूसरा एम्प्लॉय उसको इजीली पकड़ सकता है। टू इंक्रीज़ द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़ की जो एफिशिएंसी है उसको भी बढ़ाना इसका मेन ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको पता हो कि आपके काम को चेक किया जाना है तो आप पूरी कोशिश करोगे कि आपके काम में कोई मिस्टेक ना निकले। क्विक प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, कि फ़ाइनल अकाउंट भी इजीली प्रिपेयर हो जाते हैं, क्योंकि एरर और फ्रॉड नहीं होते तो जो भी ट्रांजैक्शन की जाती हैं आप श्योर होते हो कि इसके अंदर कोई गलती नहीं है, तो आप उसके बेस पर P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट ईजिली बना सकते हो। एंड टू ईज़ द ऑडिट वर्क, जब ऑडिटर आता है ऑडिट करने के लिए तो अगर उसको पता हो कि आपके यहाँ पर इंटरनल चेक या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है तो वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है, उसको लगता है कि यहाँ पर एरर के मिलने के चांसेस कम है ना, तो इसलिए जो है वो ऑडिट वर्क भी इजी हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ एन एफिशिएंट इंटरनल चेक सिस्टम। क्या फीचर्स हैं? तो सबसे पहला फीचर इसका ये है कि हेयर वर्क इज़ डिवाइडेड अमंग द एम्प्लॉयज़, तो क्लियर डिवीज़न एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एम्प्लॉय को ये पता होता है कि उसका क्या काम है, उसने क्या करना है, और अगर उसने सही ढंग से नहीं किया तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी। सडन चेंज इन ड्यूटीज़, कि जब भी मैनेजमेंट को ये लगता है कि कोई एम्प्लॉय सही ढंग से काम नहीं कर रहा तो उसका जो काम है वो चेंज किया जा सकता है, सडन चेंज किया जा सकता है। अकाउंटिंग फॉर सिंगल ट्रांजैक्शन बाय वेरियस पर्सन, है ना, कि एक ट्रांजैक्शन को करने के लिए एक पर्सन नहीं होता बल्कि बहुत सारे पर्सन होते हैं जो उस काम को करते हैं, और इसी वजह से ऑटोमेटिक चेकिंग भी हो जाती है कि कोई भी जो एम्प्लॉय है उसको ब्लाइंडली आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, उसका जो वर्क है वो दूसरा एम्प्लॉय चेक करता है और उसके बाद वो श्योर होता है कि काम बिल्कुल ठीक है। पर्सनल सुपरविज़न भी हो जाता है ना, कि जो भी अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं रिगार्डिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश या रिसिप्ट एंड डिस्पैच ऑफ गुड्स, है ना, उसको पर्सनली सुपरवाइज़ किया जाता है बाय द सीनियर एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन। कैश कंट्रोल, कि कैश भी इजीली कंट्रोल हो जाता है, जो कैश कलेक्ट हुआ ऑन ए पर्टिकुलर डे उसको उसी दिन बैंक में जमा कराना होता है ना, या जो एम्प्लॉयज़ जो कैश को मैनेज कर रहे हैं उनको ये नहीं पता होता कि क्या रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि काम बढ़ जाता है ना। और इसी तरीके से जो सेलर है गुड्स का एंड पीपल का, वो एंट्री करने वाले अलग होते हैं, है ना, तो उनको ऑथराइज़ नहीं किया जाता टू रिसीव कैश। तो इसी तरीके से जो कैश का फ्रॉड है वो करना भी पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज जितनी भी पेमेंट है वो चेक के थ्रू की जाती है, सेलर को कैश नहीं मिलता, सेलर को क्या मिलता है, चेक। नेक्स्ट है गुड्स कंट्रोल। अब इस तरह का सिस्टम, इंटरनल चेक सिस्टम अगर फॉलो किया जाता है तो जो गुड्स आ रही हैं, जो आप परचेज़ कर रहे हैं, तो परचेज़ के लिए ऑर्डर करने का काम अलग होगा, रिसीव करने का काम अलग होगा, डिस्पैच करने का अलग होगा ऑफ गुड्स टू वेरियस डिपार्टमेंट। तो इसलिए कोई एक एम्प्लॉय इस काम में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर भी फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसे अकाउंटिंग कंट्रोल, है ना, कि अकाउंटिंग कंट्रोल भी की जाती है, और जितना भी होता है सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है फॉर मेंटेनिंग अकाउंट्स एंड लेबर सेविंग डिवाइसेस भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे अकाउंटिंग मशीन्स है, कैश रजिस्टर है, टाइम रिकॉर्डिंग मशीन्स हैं, इनके टाइम को रिकॉर्ड करने के लिए उसको भी यूज़ किया जा सकता है। कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम भी खोला जाता है कि जो मेल रिसीव की जाएगी वो एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ही उस मेल को जो है वो ओपन करेगा। जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी रजिस्टर्स हैं, मनी ऑर्डर्स हैं, शुड बी हैंडेड ओवर टू कंसर्न पीपल, है ना। जब उसकी एंट्री हो जाती है, पहले रजिस्टर में एंट्री होती है, फिर कंसर्न पीपल के पास उसको जो है वो सौंपा जाता है, जिस पर उसके सिग्नेचर भी लिए जाते हैं। तो इसलिए जो कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कंपल्सरी लीव, अगर किसी एम्प्लॉय के ऊपर शक होता है और वो काफ़ी लंबे टाइम से अगर वो छुट्टी नहीं लेता, काफ़ी लंबे टाइम से अगर वो उस काम को करता है, तो फिर जो है वो उनको कंपल्सरी लीव भी दी जा सकती हैं, और उसके काम को किसी और पर्सन को दिया जा सकता है ताकि ढूंढा जा सके कि कोई फ्रॉड तो नहीं है। कॉरेस्पॉन्डेंस विद डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स और क्रेडिटर्स के साथ भी कॉरेस्पॉन्डेंस किया जाता है टाइम टू टाइम, कि उनको टाइम पर पेमेंट हो रही है या नहीं हो रही, या गुड्स की जो सप्लाई है उनको टाइम पर हो रही है या नहीं। तो जो भी उनके फीडबैक आता है वो फीडबैक टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनके पास भेजा जाता है। जो रूल्स हैं वो फिक्स बना दिए जाते हैं, है ना, सभी के लिए, जैसे बेड डेट्स हैं, अलाउंसेस हैं, रिटर्न कमीशन, राइटिंग ऑफ एसेट,
इनके जो स्ट्रिक्ट रूल बनाए दिए जाते हैं जो कि स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करने होते हैं। फाइलिंग सिस्टम कि देयर शुड बी अ प्रॉपर सिस्टम फॉर फाइलिंग और कॉरस्पॉन्डेंस डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल कि किस तरह से डॉक्यूमेंट्स को रखना है। और सेफ्टी मेजर्स भी अडॉप्ट किए जाते हैं फॉर सेफ्टी ऑफ रिसीट बुक, फॉर चेक बुक, बिल बुक, है ना, इनको भी अच्छे से जो है वो रखा जाता है। फ्लेक्सिबल सिस्टम कि इंटरनल चेक सिस्टम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि इसमें अगर कुछ चेंज करना पड़े, जैसे कोई एम्प्लॉई ऐसा है जिसको कि मतलब काम में इंटरेस्ट नहीं बन रहा तो वो चाहता है कि उसको चेंज किया जाए तो वो चेंज किया कर दिया जाना चाहिए। और पीरियोडिक रिव्यू भी टाइम टू टाइम होना चाहिए ताकि अगर उनको लगता है कि कुछ नेसेसरी चेंजेस किए जाने ज़रूरी हैं तो वो किए जा सके।